सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आप सभी को पता है रिसेंट टाइम्स में दीपक नाइट्राइट की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली है। 52 वीक हाई से अभी के टाइम पे देखोगे तो गिरावट करीब ये कंपनी में 35% आपको देखने को मिलेगा और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर आपको 50% तक देखने को मिल जाएगी। अब ये कंपनी में एक लंबे टाइम फ्रेम से गिरावट क्यों हो रही है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ग्रोथ, जो कंपनी पिछले कई टाइम से रिपोर्ट नहीं कर पाई है वैसा जैसा कंपनी से हम एक्सपेक्ट करते हैं। 3 साल का अगर हम एवरेज देखें तो कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 7% CAGR से ग्रो किया है और प्रॉफिट में तो ग्रोथ रेट हमें नेगेटिव में देखने को मिल रही है। 5 साल की बात करें तो रेवेन्यू फिर भी 14% CAGR से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट मात्र 2% CAGR से ही ग्रो किया है। और 1 साल की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ भी नेगेटिव है और प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। और ऐसे टाइम पे कोई भी कंपनी, ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक मार्केट में वैसा परफॉर्मेंस तो दिखाएगी नहीं जैसे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल है वो कंपनी पैसा बनाएगी, इसके चांसेस जीरो हैं। अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है और लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो फिर उस कंपनी का वैल्यू बढ़ता है। अगर कोई कंपनी पिछले 10 साल से लगातार मान लो 10 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है हर साल, तो वो कंपनी का वैल्यू एक ही लेवल पे रहेगा, ठीक है। और वही 10 करोड़ का प्रॉफिट 20 करोड़ होता है तो डबल हो गया वैल्यू, 30 करोड़ हो गया तो 3 गुना हो गया, 40 करोड़ 50 करोड़, तो ऐसे कंपनी में बोलते हैं रिटर्न्स बनते हैं। और इस कंपनी में पिछले 5 साल से कोई प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली नहीं है। इस वजह से इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी पिछले 5 साल में कुछ खास हमें देखने को मिली नहीं है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कंपनी के नंबर्स, कंपनी की रेवेन्यू प्रॉफिट क्यों ग्रो नहीं कर पा रही है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है डिमांड। अगर ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो चाइना का काफ़ी ज़्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है डी स्टॉकिंग की वजह से। उनके केमिकल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी सस्ते हैं इंडियन केमिकल कंपनी के प्राइसेस के कंपैरिजन में। और इस वजह से डिमांड इंडियन केमिकल कंपनी का उतना ज़्यादा ग्लोबली है नहीं जितना अभी चाइना की केमिकल कंपनीज का है। और इसका साफ असर कंपनी के रेवेन्यू एंड एज वेल एज प्रॉफिट में भी दिख रहा है। बट ऐसा नहीं कि ये चीज़ें परमानेंट रहती हैं, डिमांड में रिकवरी भी आता है क्योंकि चाइना डी स्टॉकिंग कर रहा है, इसके पास स्टॉक है। इस वजह से कभी ना कभी वो डी स्टॉकिंग करना बंद करेगा और वहाँ पर जो केमिकल कंपनी कैपेक्स अभी के टाइम पे कर रही है उसमें रिवाइव आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो FIS और DIS की जो कन्विक्शंस हैं इस कंपनी में थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल रही है। सबसे पहले FIS जनरली हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है और FIS इस कंपनी में अपने स्टेक्स को लगातार रिड्यूस की है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो पहले FIS की स्टेक्स इस कंपनी में हमें 8% देखने को मिलते थे और अभी अगर देखोगे तो 6% पे आ चुके हैं। और लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q2 में FIS का 6.21% स्टेक था इस कंपनी में और इससे पहले 6.68% था। और इस क्वार्टर में FIS ने अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है, बट अच्छी बात है कि प्रोमोटर ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। साथ में DIS ने भी अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है और पब्लिक स्टेक्स हमें डिक्रीज होती हुई दिखी है। तो FIS की कन्विक्शन इस क्वार्टर में भी अगर कम रही है इस कंपनी में तो इसका मतलब ये है कि अभी भी कंपनी के लिए सिचुएशंस पूरी तरह से रिवाइवल वाली हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। बाकी कंपनी के नंबर से तो हमें पता चलता रहता है कि कंपनी के अर्निंग्स पहले के मुकाबले बेटर हुई हैं या फिर कंपनी पहले जैसे ही अर्निंग्स दिखा रही हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता।
जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब CDSL की बात करें तो ये भी कंपनी में गिरावट ठीक ठाक देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई से गिरावट का नंबर 22.6% का देखने को मिलेगा। गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इक्विटी मार्केट वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा परफॉर्मेंस 2024 में करता था। पूरा 25 अगर देखोगे तो इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब गया। डेरिवेटिव मार्केट फिर भी स्लो काफ़ी ज़्यादा सही किया, बट इक्विटी मार्केट वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया। इस वजह से पिछले एक साल की बात करें तो CDSL जैसी कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में ही बिजनेस करती है उसके नंबर्स आपको उतने अच्छे देखने को नहीं मिले जितनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस इस कंपनी से होती है। बट एक अच्छी बात है कि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक CDSL का बिजनेस चलेगा। तो स्टॉक मार्केट परमानेंट थिंग है एक तरह से बोल सकते हैं, और इस वजह से CDSL का बिजनेस एक काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट से जुड़ा बिजनेस है तो स्टॉक मार्केट चलेगा तो ये भी कंपनी के बिजनेस चलेंगे। बट इस कंपनी में अभी रिसेंट टाइम्स में जो FIs की इंटरेस्ट दिखी है वो उतनी अच्छी दिखी नहीं है। बट अभी लेटेस्ट Q2 के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIs ने इस कंपनी में अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है, साथ में DIs ने भी अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। देखो FIs इस कंपनी में अपने स्टेक्स को रिड्यूस कर रही थी। 17% स्टेक FIs का इस कंपनी में था, 19% स्टेक DIs का था। DIs ने 15% किया, 14% किया, और FIs ने देखो 12% तक कर दिया था अपने स्टेक्स को। और DIs ने तो 14% तक कर दिया था और FIs ने लगभग 11.5% तक कर दिया था। बट इस Q3 में FIs का स्टेक 11.5% से बढ़कर लगभग 12.5% तक हो चुका है, और DIs के स्टेक्स जो 14% थे वो 15% को क्रॉस कर चुके हैं। तो एक अच्छी बात है कि दो बड़े इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट इस कंपनी में दिखी है, यानी कि रिवाइवल कंपनी में उम्मीद किया जा रहा है आने वाले कल में। बाकी कंपनी के नंबर से तो हमें पता चलता ही दिखेगा कि कंपनी एक्चुअल में रिवाइव हो भी रही है या फिर कंपनी के नंबर पहले जैसे ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। और कंपनी के अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो उसके डेट फाइनलाइज हो चुके हैं। 31 जनवरी, आई थिंक ये सैटरडे का दिन होना चाहिए क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स हमें सैटरडे को ही देखने को मिलते हैं। तो 31 जनवरी का डेट कौन सा है वो मुझे कॉमेंट में आप ज़रूर बताना। बट 31 जनवरी के जो अर्निंग्स होंगे उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में BSE का जो इक्विटी टर्नओवर है वो कम देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो आपको थोड़े से बहुत बड़े गैप देखने को नहीं मिलते हैं वहाँ पर। तो ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है मेरे हिसाब से। बाकी NSE का जो इक्विटी टर्नओवर का डेटा है उसे आप चेकआउट कर लेना, मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है, जब मैं देखूंगा उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों HDFC बैंक। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में चैनल को ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में, जो कि आज के दिन काफ़ी वीक परफॉर्म करती हुई दिखी। और रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो HDFC बैंक ने काफ़ी बड़ा मार्केट कैप खोया भी है। अभी के टाइम पे देखोगे तो 9.26% की गिरावट HDFC बैंक में देखने को मिल रही है 52 वीक हाई से। और जनवरी में दोस्तों जो गिरावट हमें देखने को मिली है उस गिरावट की वजह से HDFC बैंक करीब 96,000 करोड़ का मार्केट कैप खोई है। अगर हम जनवरी फर्स्ट वीक की बात करें, आज के दिन भी ये नंबर आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिला होगा, क्योंकि आज के दिन भी आपको HDFC बैंक की परफॉर्मेंस खराब ही देखने को मिली थी। और फर्स्ट वीक की बात करें तो HDFC बैंक और रिलायंस दोनों गिरी है, क्योंकि 2025 में दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी सही थी और दोनों में बोल सकते हैं पिछले कुछ टाइम में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली शॉक हमें करती हैं, बट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको समझा रखा है। बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो उसके डेट भी फाइनलाइज हो चुके हैं। ये 17 जनवरी को अपने रिजल्ट पब्लिश करेगी। अब इसके रिजल्ट भी हमें सैटरडे को ही देखने को मिलते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि 17 जनवरी सैटरडे का दिन रहने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या बैंक के शेयर होल्डर हैं तो 17 जनवरी के डेट को आप नोट करो, क्योंकि उस दिन इसके Q3 के अर्निंग्स हमें दिखेंगे। पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने जो अर्निंग्स रिपोर्ट किया था उसमें जो रेवेन्यू था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4.8% से ग्रो की थी, और इससे पहले जो ग्रोथ रेट था उससे काफ़ी कम रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली थी।
अब देखना इंटरेस्टिंग है कि पहले जैसे ही रेवेन्यू ग्रोथ रहती है कम या फिर इसको रिवाइव कंपनी कर डबल डिजिट में ले जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एफ ने अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है, पिछले क्वार्टर में भी रिड्यूस किया था, इस क्वार्टर में भी रिड्यूस किया है। और वही अगर हम डी की बात करें तो उनके स्टेक्स हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों कुपेट लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने डिसाइड किया है 29 जनवरी को ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं, जिस बोर्ड मीटिंग में ये कंसीडर करेंगे बोनस शेयर, और बोनस शेयर अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी 29 जनवरी को जो बोर्ड मीटिंग रखी है उसके आउटकम में बोनस अनाउंसमेंट करती भी दिख सकती है। सो कुपेट लिमिटेड के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।